धार्मिक चिन्ह और फैशन में अंतर होता है। फैशन करें, बढ़िया से रहें, खूब अच्छे से चमकें, खूब खुद को सुंदर रखें, शरीर को बढ़िया रखें, स्वस्थ रखें, फिट रखें। गलत फहमी, कुत्ता पाले बिल्ली पाले, गलत फहमी। मंदिर में आप जब भी गए हो तो कुछ ना कुछ दे के ही गए हो, चाहे पैसा दिया हो, प्रसाद के नाम पे पैसा दिया हो, है ना। एक सबसे बड़ी चीज़ और दे के आ जाते हो, ये लो जी, मैं मूर्ख तुम स्वामी का। महिलाओं का खासकर वो सवाल होता है, मर्यादा ने बताया, लेकिन उसमें मैं बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं इसको, बिछुआ को, मंगलसूत्र को, वो कहते हैं कि ये मॉडर्न है, हम ये है क्या फैशन। तो भ्रम में ना रखें और हमें तो बिल्कुल ना रखें, ठीक है। हम तो भैया भ्रम से निकल गए, हमने तो 40 व्रत करके रखे हुए हैं, आज भी हनुमान चालीसा मुँह जबानी याद है, ठीक है। हम ऐसे भ्रम से निकल चुके हैं। मिलता ही रहेगा, क्योंकि ये बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षाओं का दरबार है। यहाँ पे लूट खसोट नहीं होती, यहाँ पे आपको अंधश्रद्धालु पाखंडी नहीं बनाया जाता। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी यहाँ पर आए हैं दूर दराज से चलकर, और इतना प्यार और सम्मान आप सब लोगों से मिलता है। आप लोगों का जब आदेश होता है तो हमें भी आना अच्छा लगता है। और आज का जो मुख्य और बड़ा महत्वपूर्ण जो टॉपिक रखा है और जो कार्यक्रम की रूपरेखा है कि उन महिलाओं को हम सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने करवा चौथ नहीं रखा। कहने को ये बहुत छोटी बात है कि एक व्रत ही तो नहीं रखा, तो उनका भी सम्मान, लेकिन ये कितना बड़ा हम लोग रूप में देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे, आएगी ना। तो सबसे पहले हम तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उन तमाम महामानवों को नमन करते हैं जिनके ज्ञान से, जिनकी वाणी से, जिनकी विद्वत्ता से आज हमें ये सम्मानित जीवन मिला है, हमें सम्मानित जीवन मिला है। और इस देश में हम शिक्षा और संस्कारों के लिए प्रयासरत हुए हैं। साथियों, इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह के प्रोग्राम सचमुच बड़ी बात है आज के टाइम में, जबकि इतना ज्यादा पाखंड, अंधविश्वास और फैला हुआ है टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यानी कि जितनी तकनीक बढ़ के, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं आज भी कि जब पढ़ा लिखा समाज हो जाएगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम देखते हैं जितना पढ़ा लिखा समाज हो रहा है वो उतने ही बेहतर तरीके से इन रूढ़िवादी कार्यक्रमों को, संस्कारों को करता है और बढ़िया से। मतलब जो पुराने लोग थे वो तो औपचारिकता करती थी महिलाएं सिर्फ, कि ठीक है कर लिया, शाम को आके कुछ बना दिया और खाना खा लिया। अब जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो तो पूरा सांग रचाती हैं 3-4 दिन का, 2-3 दिन पहले से शुरुआत होती है और 2-3 दिन बाद तक चलता है। तो ये तो और ज्यादा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसकी थोड़ा सा हम रूपरेखा समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम इस देश में महिलाओं का इतिहास क्या रहा है, ये जो सम्मान और आज का जो जीवन मिला है ये कैसे बदला, क्यों बदला, और इसका महिलाएं सदुपयोग कर रही हैं या दुरुपयोग कर रही हैं। तो हम उस समय की थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। एक समय था जब इस देश में महिलाएं मात्र एक सामान के रूप में मानी जाती थी। ऐसे मानो कि शास्त्रों में भी आता है कि फलाने राजा के पास इतनी रानियां, तथाकथित ईश्वर के पास भी 16,108 रानियां बताई जाती हैं। कृष्ण की जो पत्नियां थी, प्रेमिकाएं थी, जो भी था। और राजा अगर हम देखें उस समय से, चाहे शास्त्रों को उठा ले, अंग्रेजों का समय उठा ले, मुगलों का समय उठा ले, तो एक एक राजा के राज्य में, हरम में और हजारों हजारों ये महिलाएं रहती थी। और महिलाएं किस लिए रहती थी ये सब आप लोग उससे अवगत हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप गांव के दूर दराज से चलकर आए हैं। महिलाएं सिर्फ यूज करने के लिए होती थी शारीरिक रूप से, और दूसरा उनका कार्य नहीं होता था। वो कोई आवाज नहीं उठा सकती थी, वो कोई हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकती थी, सामान उन्हें माना जाता था। इसलिए माना जाता था, इवन ऋषि मुनि जो होते थे, ऋषि मुनियों के पास भी कई कई सौ महिलाएं होती थी। और जिसके पास जितनी महिलाएं होती थी, चाहे वो राजा हो, ऋषि हो या अन्य कोई सेठ साहूकार हो, उसको उतना ही अमीरी का दर्जा मिलता था। एक तरफ उसके पास सामान है और एक तरफ उसके पास महिलाएं भी हैं। तो जितनी ज्यादा महिलाएं होंगी वो ज्यादा ही अमीर और पैसे और शोहरत वाला कहलाता था। समय चलता रहा, प्रथाएं, कुप्रथाएं, खासकर महिलाओं की मैं बात करूंगा आज, समाज में निरंतर चली। एक समय ऐसा भी आया कि हजारों साल तक एक कुप्रथा ऐसी चली कि अगर किसी पुरुष, अगर किसी महिला का पति मर जाए, क्योंकि मरना तो है ही आज नहीं तो कल, और पति पहले मरते हैं। इसका 2 रीजन है, साइंटिफिक रीजन। एक ये भी है कि एक तो
साइंटिफिक क्या मतलब लॉजिकल कि पति हमेशा उम्र में बड़ा ही चुना जाता है पहले से ही। आज थोड़ा सा लोगों को अजीब लगता है कि कई बार उम्र अगर लड़का और लड़की में गैप आ जाए तो आज फिर भी लोग टोक देते हैं कि यार देखो कितना गैप है, लेकिन उस समय जानबूझ के किया जाता था। लड़की की उम्र 12-14 साल और आदमी 20-25 साल का, और ऐसे शादियां होती थी। अब जो आदमी 20-25 साल का बड़ा है तो वो मरेगा भी पहले ही। अब वो मर गया और लड़की उस समय जवान ही है, लेकिन क्या किया जाए, उसको जला देते थे चिता पे बिठा के। आप लोगों ने खूब पढ़ा है किताबों में, जिसे क्या कहते थे, सती प्रथा। सती प्रथा हजारों साल तक चली, और बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, जैसे अभी इस प्रोग्राम की पोस्ट डाली कि यार ये तो संस्कृति है हमारी, संस्कार है। तो मैं कहता हूं वो भी संस्कृति और संस्कार थे। जब एक पुरुष की चिता पे महिला को जला दिया जाता था, उसे भी संस्कृति और संस्कार ही बताता था ये समाज, और कुछ नहीं। और जब उसका विरोध किया, राजा राममोहन राय हुए और अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया उसमें, जब उसका विरोध हुआ तो भी लोगों ने, उसे मानने वालों ने ये कहा कि ये हमारे समाज को ध्वस्त कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं और हमारे संस्कारों को तबाह कर रहे हैं। इस तरह की बातें हुई तो ये हजारों साल तक चला। उससे इत्र क्या चला, अब जो साहूकार है, अमीर है, तो उसकी पत्नी को कैसे जलाए कोई। सपोज करो मैं राजा हूं, मेरी बेटी बिहाई कहीं और वो विधवा हो गई, तो भला किसी में हिम्मत है पति के साथ जला देगा। लेकिन मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं थी राजा होके, सेठ साहूकार होके, कि उसे बराबरी का दर्जा दिलाए, दोबारा से शादी करा दे, दोबारा से उसे सम्मान दिलाए। तो क्या होता था, उसका सर मुंडवा दिया, व्हाइट वस्त्र पहना दिए। सफेद वस्त्र किस लिए, क्योंकि सफेद वस्त्रों को माना जाता था कि क्योंकि जीवन में अब कोई रंग नहीं रहा पति के मरते ही, यानी कि पत्नी के, महिला के जीवन में अगर कोई रंग है तो एक पुरुष के कारण है। तो वो दफनादी, अगर वो दफन हो गया तो महिला भी एक तरह से दफन हो गई। घर के कोने में उसे बिठा देते थे और उसे किसी भी मंगल कार्य में, शादी में, ब्याह में, कोई भी अच्छे कार्य में उसे शामिल नहीं किया जाता था। ये प्रथा भी हजारों साल तक चली। फिल्मों में भी आपने देखी होगी, एक फिल्म इस पे बहुत चली थी उस समय। मैं छोटा सा था, मुझे आज भी याद है। उस समय मुझे आइडिया नहीं था ये सब क्या है, लेकिन अब मुझे याद आता है तो मुझे आइडिया। वो कौन सी थी, ऋषि कपूर की प्रेम रोग। वो पूरी फिल्म इसी पे बनी है। तो संघर्ष चलते रहे, उसके बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। और क्या क्या कुप्रथाएं चली कि जी महिला अपनी मर्जी का वर कभी चुनेगी नहीं, जिंदगी तो चुन ही नहीं सकती, वर भी नहीं चुनेगी है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदल गया, लेकिन अभी महिलाओं को बहुत कुछ करने की दरकार है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। संविधान सभा में जितना संघर्ष हुआ, बाबा साहब ने जो किया, त्याग किया अपने 4-4 बच्चों का, माता रमाबाई चली गई हम सबको छोड़कर, और हमें हक हुकूक दिए। महिलाओं को भी उतने ही अधिकार दिए जितने पुरुषों को दिए, इवन ज्यादा दिए। क्यों, क्योंकि वो शोषित थी तो उनको और ज्यादा प्रिविलेज दिया, और ज्यादा बेनिफिट्स प्रदान किए ताकि वो आगे बढ़े। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे गए, उसके बाद हम पढ़े लिखने लगे। हम, ऐसा नहीं है आज लगभग यहाँ सारी महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, क्योंकि आजाद हो भी देश को, हमारे को लगभग 75 साल से ज्यादा हो गए। अब हमें अधिकार मिले 1932 में गोलमेज सम्मेलन में, बाबा साहब उसी समय ले आए थे अधिकार काफी। और आज हम चल रहा है कौन सा, 2024, लगभग 84-85 साल हो गए हमें, महिलाएं पढ़ भी रही हैं। लेकिन आज भी हम किसके लिए मीटिंग कर रहे हैं, आप सोचो कितना परिवर्तन हुआ। हम मीटिंग इस बात के लिए कर रहे हैं कि जिन महिलाओं ने अपने नालायक पतियों के लिए उम्र बढ़ाने का रिचार्ज नहीं किया, व्रत नहीं रखा, उन्हें हम सम्मानित करेंगे। जब हमें बात करनी थी महिलाओं की इंडिपेंडेंट कितनी हुई, कितनी नौकरी में, कितनी बिजनेस में, और कितनी ने अपना घर खरीदा, कितनी अपना फ्लैट खरीदी, कितनी नेता बनी, कितनी एमपी एमएलए बनी, कितनी टीचर प्रोफेसर लेक्चरर बनी। आज हम कितनी, अभी भी कितनी छोटे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है। फिर भी क्यों बड़ा है, अब जब महिलाओं को अधिकार मिले, पहले मजबूरी में कर रही थी, जो चीजें वो पहले मजबूरी में कर रही थी, अब उन्होंने उसको अपना कल्चर, अपना शौक, अपना फैशन, अपना ट्रेंड, अपना मॉडर्नाइजेशन बना लिया। उसका सबका मॉडर्नाइजेशन कर दिया। कैसे कर दिया कि पहले मालिक चुन के दे रहे थे मम्मी पापा, तो ये कहती थी मुझे तो इस कुत्ते के साथ बांध दिया। ऐसे सुनता हूं मैं गांव में, अब भी ऐसे शब्द मुझे याद इसलिए भी रह जाते हैं, ये नालायक, और बहुत अच्छे अच्छे शब्द भी नवाजती हैं वो, तो मैं यहां कहना नहीं चाहूंगा। अब क्या करूं, मैं तो काटूंगी, और काट रही है जीवन किसी तरह से। ऐसा ही है, काट ही रही है, बहुत बुरी स्थिति है। कितनी तो बेचारी घर, आधा टाइम घर काटती हैं लड़ाई कर करके। अब पहले तो उन्हें अधिकार नहीं था, पहले अगर वो छोड़ के आ जाए तो उन्हें
उल्टा और पता नहीं क्या क्या कह के घर में एक तरफ डाल देंगे, गुलाम बना देंगे। लेकिन अब कौन सी मजबूरी है भैया? अच्छा, जो पढ़ी लिखी हुई वो अपनी पढ़ाई लिखाई को कोई यूज नहीं कर रही, कोई अपनी पढ़ाई लिखाई को यूज इंडिपेंडेंट होने के लिए नहीं करना चाहती। आज भी बस पति किसी तरह मिल जाए कामयाब सा और बस सब सेटल। अब और नए नए वो आ गए रील बनाने के, तो घर में बैठ के बढ़िया से पकवान बनाओ, रील, कंफर्ट जोन मिल गया, सबको चाहिए कंफर्ट जोन। महिलाएं भी अपना सही मायने में तो आंदोलन और संघर्ष नहीं करना चाहती। आज भी संघर्ष के नाम पे आप अगर देखो, आजादी के बाद आप एक महिला नहीं गिना सकते जिसने जो एथलीट बनी हो और उसने 2-4 एथलीट बनाई हो, जो शारीरिक रूप से फिट हो, जिम चलाती हो, या बॉडी बिल्डर हो जिसने 2-4 बॉडी बिल्डर बनाई हो। एक ऐसी टीचर नहीं बता सकते जिसने 2-4 टीचर बनाई हो। एक ऐसी प्रोफेसर नहीं बता सकते जिसने 2-4 प्रोफेसर बनाई हो। एक ऐसी नेता नहीं बता सकते जिसने 2-4 महिला नेता बनाई हो। अगर आप कहीं हो, मिल जाए तो मुझे नाम भेज देना। संघर्ष है वही पुरुष कर रहे हैं जो उनको गुलाम बनाए हुए हैं। और मैं भैया, मैं पुरुष मैं साफ कह देता हूं, जो आजादी देता है वो छीन भी सकता है। इसलिए अपनी आजादी की स्वयं रक्षा करो, स्वयं लड़ाई लड़ो, ताकि कल को कोई छीने तो तुम कह सको कि भाई मैं स्वयं लड़ सकती हूं। और अभी भी लेकिन लड़ किसके लिए रही है कि अगर नौकरी में भी मिल गई, अधिकारी भी बन गई, तो घर में लड़ेंगे एक चम्मच के लिए, कटोरी के लिए। लड़ाई बड़ी नहीं की उन्होंने, अपनी वही घर में छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई है। इंडिपेंडेंट हुई, नौकरी में तो हिसाब किताब सारा किसको देंगी हाथ में? पति के। वो अनपढ़ है और पत्नी बन गई प्रोफेसर, उसका सारा फाइनेंस कौन देखता है? अनपढ़ पति। अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रही, नेता बन गई, प्रधान बन गई, कुछ बन गई, प्रधान वो बनेगी और काम सारा कौन करेगा? पति देव। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी किसकी है? ये संघर्ष की कमी, ये अपने आप को कमजोर बनाए रखने की कमी किसकी है? महिलाओं की तो है। पुरुष क्यों कहेगा भाई? उसको अगर कोई मिल रहा है, वो मालिक है, तो कौन दुनिया में राज नहीं करना चाहता? एक पति दुनिया भर की झूठे बर्तन मांझ के आता है, एक होटल पे रहता है, बर्तन मांझने का काम करता है, और वही पति घर में आके गिलास नहीं उठाता पानी का। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी तो एक पहले से नौकरानी है वहां पर। सॉरी टू से, हालांकि ऐसा नहीं है कि पत्नी है तो काम नहीं, एक दूसरे को गिलास का पानी देना, खाना बनाना कोई ये नौकर और नौकरानी जैसा होता है, ऐसी भी इमेज मत बनाए। खाना बनाने का सिंपल मेथड ये है कि जिसको समय हो, जिसको सुविधा हो, वो बना दो, दोनों मिलके बना लो, एक बना लो, जिसको सुविधा हो वो काम कर लो। ऐसा ना हो कि वो एक महिला पे या पुरुष पे ही थोप दिया जाए या स्पेसिफिक उसके लिए बना दिया जाए। तो अब ये आप लोगों को करना है। आप लोग अभी भी किसके लिए लड़ रही हैं? 4-5 दिन किसके लिए समाज में संघर्ष हो रहा है? आप लोग तो चलो उससे निकल आई, इसलिए आज आप यहाँ बैठी हैं और बहुत साधुवाद की पात्र हैं। लेकिन आपकी सोसाइटी किसके लिए लड़ रही है? 1 महीने पहले से डिस्कस शुरू हो गया होगा कि इस बार करवा चौथ पे क्या लूंगी? साड़ी लूंगी तो कौन सी लूंगी? चीज लूंगी तो कौन सी लूंगी? घूमने जाऊंगी तो कहां जाऊंगी? मूवी देखूंगी तो कौन सी देखूंगी? शॉपिंग करूंगी तो कहां करूंगी? ऐसा ही है। और ऐसा नहीं है कि अमीरों में ही हो रहा है या पैसे वालों में ही, गरीब से गरीब भी उसको ट्रेंड ढोने का काम सब कर रहे हैं। अभी शुरू करते हैं टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से। हर सीरियल आज से 8-10 दिन पहले से करवा चौथ मनाने लग गया होगा। अब दिवाली आएगी तो दिवाली मनाने लग जाएगा। मतलब इतना सिस्टमैटिक ढंग से आप तक चीजें पहुंच रही हैं कि आप उससे बाहर आ ही ना पाओ। अब आपको देखना है कि जो टीवी से आपको आ रहा है, भाई अगर आप रियल लाइफ को जियोगे तो यकीन मानना रियल लाइफ बहुत कठिन है जीनी। और रियल लाइफ को जीना है जो टीवी वाली लाइफ होती है तो ये बहुत इजी है। अभिनय करने वाले अगर आपके आइडल बन गए, हमारे देश में और दुनिया में सबसे बड़ी कमी ये रही कि हमारे आइडल कौन है? हमारे आइडल अभिनय करने वाले हैं। सपोज करो कोई शाहरुख खान हो, मेरा कौन आइडल? शाहरुख खान। उसकी असली लाइफ क्या है हम नहीं जानते, लेकिन आइडल बना लिया। वो तो रियल थोड़ी है, उसकी रियल लाइफ है। वो जितना बढ़िया अभिनय, मतलब वो जितनी बढ़िया झूठी लाइफ जी रहा है उसे हमने आइडल बना लिया। रियल लाइफ क्या है? रियल लाइफ है आपके महापुरुष, उनका जीवन संघर्ष पढ़ो। इतने मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया भर के लोग हो रहे हैं, नाम बताते हैं बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे भी, जी उसको सुनो उसको सुनो। मैं कह रहा हूं भैया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पढ़ लो, बस उनसे बड़ा संघर्षशील आदमी कोई हो सकता है दुनिया में? महामना ज्योतिबा फूले की पढ़ लो, माता सावित्रीबाई फूले की पढ़ लो, माता रमाबाई की पढ़ लो। उनसे बड़ा संघर्ष रियल लाइफ का किसी ने नहीं किया होगा दुनिया में। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे, अपने बच्चों को देंगे, उनके आइडल बनाएंगे, तभी तो समाज में बदलाव होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों ने व्रत छोड़ दिया, व्रत छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। एक बार सब ताली बजा दें पहले इन सब के लिए।
देखो, संस्कार संस्कृति का दुनिया में बहुत बड़ा असर है, और संस्कार और संस्कृति ही दुनिया को बताती है कि समाज कैसा है। समाज सभ्य है, समाज असभ्य है, समाज अग्रणी है, समाज पिछड़ा है। अब ये संस्कार बनते कैसे हैं, संस्कृति बनती कैसे है, इसे 2 मिनट में बस बताऊंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। आपका धन्यवाद एक बार और कह के। संस्कार और संस्कृति बिना धर्म के बन ही नहीं सकते। दुनिया में आप लोग उस कौम को उठा लो जिन्हें क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स वालों को क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट इंग्लिश में, और हिंदी में मार्क्सवादी। वो कहते हैं कोई गॉड नहीं है, वो कहते हैं कोई ईश्वर आत्मा नहीं है, और बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने सिखा भी दिया। रसिया में अगर पूछो किसी से, बहुत सारे लोग जो स्टडी करते हैं वो लिखते हैं किताब कि भगवान नाम की कोई चीज है, तो वहां का बच्चा बोलेगा कि कौन होता है, ये क्या होता है। कल्चर कैसा बन गया वहां का, एथिस्ट। वो कहते हैं एथिस्ट है हम, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? संस्कार। कौन से संस्कार? जो एक आदमी की महानता और एक आदमी के दुर्गुणों को पहचानते हैं। वो सिर्फ कौन पहचानता है? वो किससे पहचानते हैं? वो पैसे से। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, समस्या दुनिया में क्या है, अमीर और गरीबी की, पैसे की और बिना पैसे वालों की। लेकिन जिनके पास पैसा आ गया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा जब उसमें नेपाल में बोले 1956 में, बिल्कुल अपने आखिरी समय में, कार्ल मार्क्स और बुद्ध पे, तो उन्होंने कहा अगर दुनिया में आर्थिक समस्या ही होती तो आर्थिक जो खाई है वो लगभग खत्म हो गई पश्चिम के देशों में। पश्चिम के देशों में सब पैसे वाले हैं, लेकिन दुख तो आज भी है, परेशान तो आज भी है। इसका मतलब मानी ये है कि समस्या आर्थिक नहीं है, समस्या आर्थिक से आगे मानसिक है। और बुद्ध उसी की बात करते हैं। तो उन्होंने विकसित एक ऐसी संस्कृति भी की। दूसरी संस्कृति कौन सी है? हमारे देश में मिक्सर है। कौन सी? हम सोचते हैं छोटी छोटी चीजें हैं ये तो, जो बच्चे हमारे करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे नाम, बच्चे का नाम हम रख दिया, नाम हमने बताओ क्या सोच के रखा, किस आधार पे रखा? नाम से पता लग जाता है आदमी कौन से धर्म का है, कौन से, अब उसकी संस्कृति भी उससे पता लग जाएगी। अगर किसी का नाम, किसी का सरनेम शर्मा है, वर्मा है, गुप्ता है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो अल्लाह के सामने सिर झुकाने वाला होगा या बुद्ध के सामने या राम के सामने। क्लियर हो जाएगा अपने आप ही बिना बताए, यस और नो। दूसरी बात आती है नाम, सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरी बात आती है कपड़ों की। इस देश में बहुत सारे लोगों को आप देख के ही बता देते हो कि ये फलानी महिला है, ये फलाने धर्म का पुरुष है, ये फलाने धर्म का धर्मगुरु है, ये ढिकने धर्म का है। हाँ या ना? कोई बताता नहीं है। और यूनिफॉर्म की और वैल्यू समझ लो। बहुत सारे कहते हैं अरे कपड़ों में क्या रखा है, कपड़ों यार, कपड़े से, ये लोग कपड़ों को भी कहते हैं, खासकर शादी ब्याह के मौके पे अगर कह दो ना कि भाई अपनी संस्कृति है तो कपड़े ऐसे पहनो, कहेंगे जी हाँ कपड़ों में क्या रखा है। वकील अगर कोट ना पहने तो उसे बताना पड़ेगा या नहीं? डॉक्टर अगर कोट ना पहने बताना पड़ेगा या नहीं? अब अपने धर्म गुरुओं को अभी भी आए बनते जी देखते ही आप कहते हो बनते जी, लेकिन अगर ये टोपी ओढ़ लें और कुर्ता पहन ले तो आप बनते जी कहोगे? नहीं कहेंगे। तो कल्चर बनता है नाम से, पहनावे से। अब और आगे की बता दूं, आपके खाने पीने से, क्या खाते हो, कैसे पहनते हो। अगर आप मुसलमानों को देखोगे ना, गरीब से गरीब को, उसके जाके बर्तन देख लेना। बर्तन बिल्कुल गरीब से गरीब के भी, नाम और कपड़े तो होते ही है, बर्तन भी बिल्कुल अलग मिलेंगे। कप अलग टाइप का, ज्यादातर बर्तन मिलेंगे उसके चीनी मिट्टी के, क्योंकि उन्हें वो ज्यादा पसंद है। तो बर्तन भी बदल देते हैं। आप लोग ईसाइयों में जाओ, वहां का रहन सहन, उठना बैठना एकदम अलग मिलेगा। सिखों में जाओ, उनका खान पान देखो। ये सब उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया, ये सारा कल्चर बना है धर्म से। वो अगर भंडारा कर रहे हैं तो कोई उनके कान में आके कह के गया था क्या कि भंडारा करो? कहां से सीखा? अपने धर्म से सीखा। वो अगर पग बांध रहे हैं तो कहां से सीखी? अपने धर्म से सीखी। अगर कृपाण रख रहे हैं तो कहां से सीखी? अपने धर्म से सीखी। मुसलमानों ने अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी टोपी पहनानी, नमाज पढ़नी, मांस खाना और बाकी चीजें, व्रत रखनी, ये सारी चीजें कहां से सिखाई? धर्म से सिखाई। अब आप लोग अपना कल्चर कैसे बनाओगे? आप लोगों ने व्रत छोड़ दिया, बहुत अच्छा, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। ये भी हमारे धर्म का, हमारे संस्कारों का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अपने बच्चों के नाम, अपने बच्चों के काम, उनके पहनावे, अपने पहनावे, खान पान, घर का रहन सहन, ये सारी चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी और उस बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार करनी पड़ेंगी, ताकि इस देश में आपकी पहचान बने। जब शादी हो तो दूर से देख के आदमी कहे, जैसे मुसलमान की शादी को पहचान लेता है, जैसे सरदारों की शादी को पहचान लेता है, जैसे हिंदुओं की शादी को पहचान लिया जाता है,
जैसे ईसाइयों की शादी को पहचान लिया जाता है, वैसे ही आपकी शादी को भी देख के कहे कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के मानने वाले हैं, इनकी शादी हो रही है। yes or no? आपका चाल चलन, आपकी भाषा, आपकी बातों में उदाहरण हो तो बुद्ध के हो, आपकी बातों में उदाहरण हो तो माता रमाबाई के, माता सावित्रीबाई फूले के, पेरियार वी रामास्वामी नायकर के हो। उदाहरण कभी दो तो उनके दो। आपकी कोटेशंस, आपके मोटिवेशंस, उदाहरण सब उनसे होंगे, तभी लोग समझ पाएंगे कि ये आदमी कौन सी संस्कृति का है, कौन सी विचारधारा का है। कोई पूछे कौन हो, बौद्ध है, बुद्ध को मानने वाले हैं। और बुद्ध को मानने वाला आदमी, उसे तब एहसास होगा मानने वाले हो जब पुरानी चीजों को छोड़ोगे। व्रत के साथ साथ और भी है, अभी और आ रहा है, एक जाता है दूसरा आ रहा है। तो अब घर की महिलाएं और आस पड़ोस भी कहने लगते हैं कि अच्छा चल ये ना करा, चल ये तो कर ले, ऐसे कहते हैं ना। तो सब छोड़ना पड़ेगा, सब एकदम क्लियर करना पड़ेगा। और इससे हम किसी से दुश्मनी नहीं कर रहे हैं भाई, हम अपनी संस्कृति बना रहे हैं। रही बात, ये बहुत सारे लोग कहते हैं जी देखो सबकी संस्कृति का सम्मान करो। एक बात बताओ, पहले तो गोबर तुमने उठाया, टट्टी तुमने उठाई, मरे ढोर का बोझ तुमने उठाया, अब सम्मान का ठेका भी तुमने ही ले रखा है सबका, है तुम्हें उठाओगे? अरे अपना बच नहीं रहा, अपना बन नहीं रहा और दूसरों का कर लो। अपनी संस्कृति को मानने से अगर किसी का अपमान हो रहा तो भाड़ में जाए, तू संभाल, तेरा ठेका है, हम अपनी को मान रहे हैं। हमने तेरा ठेका लिया हुआ है क्या? ज्यादा महान बनना दुनिया में खतरनाक होता है। महान बनने का मतलब ये नहीं है कि अपने आत्मसम्मान को, अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को आप ध्वस्त करा लो। बनाओ, एकदम मजबूत रहो, दृढ़। और कट्टर में और दृढ़ता में फर्क होता है। कट्टरता कहती है जैसा मैं हूं तू भी वैसा ही बन, दृढ़ता कहती है मैं जैसा हूं मैं ऐसा रहूंगा, भाई तेरा जैसा मन करे तू कर ले। छोटा सा डिफरेंस है। बहुत सारे कहते हैं कट्टर मत बनो, हम शब्दों के मतलब मायने नहीं समझ पा रहे। तो हम कट्टर नहीं है, हम दृढ़ बने, दृढ़ हम खुद बनेंगे। तो मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, पुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं उन्हें, जिन्होंने उनको मौका दिया महिलाओं को कि भाई चलो हमारा रिचार्ज तुम नहीं भी करोगी तो भी हम खुश रहेंगे, है ना।